सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम लोक नीति अर्थात पब्लिक पॉलिसी के विषय में उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके अंदर जानेंगे कि नीति विश्लेषण अर्थात पॉलिसी एनालाइजिंग क्या होता है और भारत की वन नीति यानी कि फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या थी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको अपने पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि नीति यानी कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आज हम पढ़ेंगे नीति विश्लेषण क्या होता है। ठीक है जी, तो चलिए रीड कर लेते हैं एक बारी। नीति विश्लेषण क्या है? नीति विश्लेषण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए अथवा कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में नीति विश्लेषण का परीक्षण कीजिए। नीति विश्लेषण अर्थात लोक प्रशासन में उपयोग की जाने वाली एक ऐसी तकनीक है जो सिविल सेवकों, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को कानून और निर्वाचित अधिकारियों के लक्ष्यों को लागू करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग जटिल नीतियों वाले बड़े संगठनों के प्रशासन में भी किया जाता है। इसे यह निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है कि नीतियों लक्ष्यों के बीच संबंधों के आलोक में विभिन्न नीतियों में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तो देखिए, मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी कठिन शब्द दिए हुए हैं और आपको समझने में परेशानी आ रही होगी, है ना। लेकिन मैं आपको ध्यान से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ भी आएगा। ठीक है जी। तो देखिए, नीति विश्लेषण, ठीक है, नीति विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है, ऐसी प्रक्रिया है जो लोक प्रशासन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा जो सिविल सेवक होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं और अन्य लोग होते हैं, उनके द्वारा जैसे कोई योजना बनाई जाती है और प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए जो नीति बनाई जाती है उस नीति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप दोबारा समझिए, नीति विश्लेषण एक सिस्टम है। ठीक है, एक तकनीक है। ठीक है, जिसका प्रयोग जो नीति होती है ना, जो योजना होती है, उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल सी भाषा और इतना ही है बस। इसमें कोई नीति बनाई गई है और उस नीति को जांचने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको नीति विश्लेषण कहते हैं। ठीक है जी, जो चीज़ उसको एनालाइज करेगी, उसकी जांच करेगी, उसको नीति विश्लेषण कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि नीति विश्लेषण जो होता है, ठीक है, उसको किन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। नीति विश्लेषण को दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। विश्लेषण की मौजूदा नीति है जो विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक है। यह नीतियों और उनके विकास की व्याख्या करने का प्रयास करता है। नई नीति के लिए विश्लेषण जो निर्देशात्मक है, यह नीतियों और प्रस्तावों को तैयार करने में शामिल है। उदाहरण के लिए सामाजिक कल्याण के सुधार। रुचि के क्षेत्र और विश्लेषण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है। कार्यक्रम मूल्यांकन के साथ दो प्रकार के नीति विश्लेषण के संयोजन को नीति अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नीति विश्लेषण है उसको दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला क्षेत्र क्या होता है, जिसके अंदर कोई नीति ने क्या काम किया है और वो नीति क्या है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, वो पहला क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र में उसको निर्देश दिया जाता है, मतलब कि इस क्षेत्र में इस चीज़ के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। सपोज़ करिए कि आप चाहते हैं कि आपके गांव में स्कूल नहीं है, ठीक है, तो आपको स्कूल बनवाने हैं, तो आप प्रस्ताव देंगे। ठीक है, ये एक क्षेत्र है कि हाँ भैया, लोगों के समाज के सुधार के लिए हमें नीति बनवानी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है, दो क्षेत्रों में से पहला क्षेत्र तो होता है वर्णनात्मक। ठीक है, और वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक मतलब वो एनालाइज करेगा, एनालिटिकल होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। वो किसी चीज़ की डिस्क्राइब करेगा, उस चीज़ को बताएगा, उसकी व्याख्या करेगा।
ठीक है। दूसरे क्षेत्र में क्या होगा, वो निर्देश देगा, वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप इस चीज़ के लिए नीति बनाइए, इस चीज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाइए। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बारी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम नीति अध्ययन किसे कहते हैं इसको समझिए। सपोज कीजिए कि दो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें नीति विश्लेषण करना है, ठीक है, और उनके लिए दो दो अलग प्रकार हैं नीति विश्लेषण करने के। ठीक है, जब आप दो दो अलग अलग प्रकार की नीतियों का विश्लेषण करते हैं, नीति विश्लेषणों का यूज़ करते हैं किसी क्षेत्र में, ठीक है, तो उसको हम नीति अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको हम नीति अध्ययन कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीति विश्लेषण अक्सर सार्वजनिक क्षेत्रों में लागू किया जाता है, लेकिन गैर लाभकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों जैसे अन्य जगहों पर भी समान रूप से लागू होता है। नीति विश्लेषण की जड़ें सिस्टम विश्लेषण में है। 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो नीति विश्लेषण है वो एक दृष्टिकोण है जो कि 1960 के दशक में अमेरिका के जो रक्षा सचिव थे रॉबर्ट मैकनामारा, उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है जी, देखिए इसी प्रकार से इसको बताया गया है। जैसा कि हम जानते भी हैं, जो नीति विश्लेषण होता है वो अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र में ही लागू किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं और जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनमें भी नीति विश्लेषण का यूज़ किया जाता है। और जैसा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, मतलब कि पब्लिक के लिए, पब्लिक एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हम इनको गैर सरकारी संगठनों में और गैर लाभकारी संगठनों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसको हम जैसा कि जानते हैं कि ये नीति, ये जो है ना, एक सिस्टम है। ठीक है, इसका एक सिस्टम के रूप में इसको विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं दृष्टिकोण अर्थात नीति दृष्टिकोण के विषय में। जैसा कि हम जानते हैं 1960 में पहली बार रॉबर्ट जी ने इसका एक दृष्टिकोण के रूप में यूज़ किया था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। नीति विश्लेषण के विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद हैं। विश्लेषण के लिए नीति में केंद्रीय दृष्टिकोण है। सामाजिक विज्ञान और शिक्षा नीति अध्ययन करता है। यह नीति विश्लेषण और अनुसंधान ढांचे की दो अलग अलग परंपराओं से जुड़ा हुआ है। नीति विश्लेषण के तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला विश्लेषण केंद्रित, दूसरा नीति प्रक्रिया, तीसरा मेटा नीति दृष्टिकोण। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो नीति विश्लेषण के दृष्टिकोण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला विश्लेषण केंद्रित, दूसरा नीति प्रक्रिया, तीसरा मेटा नीति दृष्टिकोण। ठीक है, मेन इसमें यही है, इससे अधिक आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, विश्लेषण केंद्रित दृष्टिकोण व्यक्तिगत समस्याओं और उनके समाधानों पर केंद्रित है। इसका दायरा सूक्ष्म पैमाने पर है और इसकी समस्या की व्याख्या या समस्या समाधान आमतौर पर एक तकनीक समाधान शामिल होता है। प्राथमिक उद्देश्य तकनीक और आर्थिक दृष्टि से सबसे प्रभावी और कुशल समाधान की पहचान करता है। उदाहरण के लिए संसाधनों का सबसे कुशल आवंटन। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो हमारा पहला दृष्टिकोण है विश्लेषणात्मक केंद्रित, तो ये जो होता है ना, ये व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है, और उनके समाधान पर केंद्रित होता है। और इनका मानना है कि इसका जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि इसकी समस्या की व्याख्या या समस्या समाधान में आमतौर पर एक तकनीकी समाधान शामिल होता है। जैसे कि आप देखिए, जो समाज होता है, जो पब्लिक होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर संसाधनों का ठीक प्रकार से बंटवारा कर दिया जाए तो कुछ न किसी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिगत समस्या भी है। ठीक है, और इसका समाधान भी एक तकनीकी रूप से किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीति प्रक्रिया दृष्टिकोण अपना केंद्र बिंदु राजनीति प्रक्रिया और
हित आधारों पर रखता है। इसका दायरा व्यापक स्केल है और यह राजनीतिक लेंस निर्वाचित अधिकारियों के हितों और लक्ष्यकारियों उपयोगों करके समस्याओं की व्याख्या करता है। इसका उद्देश्य यह निर्धारण करना है कि किन समस्याओं, समाधानों और नीतिगत साधनों जैसे विनिमय, कानून, सब्सिडी का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह नीति प्रक्रिया के भीतर हित आधारकों की भूमिका और प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो नीति प्रक्रिया दृष्टिकोण है, इसका अपना केंद्रीय बिंदु राजनीतिक प्रक्रियाओं और शामिल हितधारकों पर रखता है। देखिए, इसका तात्पर्य है, अब राजनीतिक प्रक्रियाओं से तो समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में और हितधारकों से तात्पर्य है संघर्ष समाधान, व्यवसाय प्रशासन या फिर पर्यावरण, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित, ठीक है जी। तो इन चीज़ों पर इनका ध्यान केंद्रित होता है, इस चीज़ का, ठीक है। नीति प्रक्रिया जो है इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है और इसका जो दायरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी व्यापक होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किन प्रक्रियाओं, साधनों और नीतिगत साधनों, जैसे कि बोल सकते हैं हम विनिमय मतलब जानते हैं लेन देन, कानून और सब्सिडी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है जी। साथ ही यह नीति प्रक्रिया के भीतर जो हित आधारकों की भूमिका, हित आधारकों मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है, भूमिका और प्रभाव की व्याख्या करने का प्रयास करता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं मेटा नीति के बारे में। मेटा नीति दृष्टिकोण एक प्रणाली और संदर्भ दृष्टिकोण है, यानी इसका दायरा मैक्रो स्केल है और इसकी समस्या की व्याख्या आमतौर पर एक संरचनात्मक प्रक्रिया की होती है। इसका उद्देश्य नीति प्रक्रिया के प्रासंगिक कारकों की व्याख्या करना है, यानी राजनीति, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन से हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि समस्याएं संरचनात्मक कारकों जैसे एक निश्चित आर्थिक प्रणाली या राजनीतिक संस्थान ने कारण हो सकती हैं। समाधान संरचनात्मक को बदलने में ही शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है जो मेटा नीति दृष्टिकोण है ये एक प्रणाली और संदर्भ दृष्टिकोण है, ठीक है। मतलब इसका जो दायरा है ना वो मैक्रो स्केल है और इनकी समस्या की व्याख्या आमतौर पर एक संरचनात्मक प्रक्रिया की होती है, मतलब एक बनावट संबंधित एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो मेटा नीति है इसका उद्देश्य नीति प्रक्रिया के प्रासंगिक कारकों की व्याख्या करना होता है। यहाँ प्रासंगिक कारकों से तात्पर्य है जो उचित कारक होते हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या करना है, यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पता लगाया जा सकता है, ये पता लगाया जाता है कि उसमें कौन सा कारक शामिल हो सकता है, ठीक है, जो इसे प्रभावी कर सकता है, क्योंकि समस्याएं जो होती है संरचनात्मक कारकों जैसे मिली होती हैं, ऐसे निश्चित आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक संस्थानों का कारण हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात इसमें यह बताई गई है, जो मेटा नीति है ना, मेटा नीति का जो दायरा होता है वो मैक्रो स्केल पर होता है, ठीक है, और इनकी जो समस्या होती है वो आमतौर पर एक संरचनात्मक होती है, एक बनावटी तौर पर होती है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो होता है वो प्रासंगिक कारकों को, अर्थात जो उचित कारक होते हैं उनका समाधान करना होता है, ठीक है। और ये जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के कारण किस प्रकार के कारक हो सकते हैं इनका पता लगाया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। देखिए, क्रियाविधि समझिए, जो उनके कलपुर्जे होते हैं ना नीति विश्लेषण के, ठीक है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी बनावट कैसी होती है, हम उसके विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति विश्लेषण गुणात्मक विधियों और मात्रात्मक विधियों दोनों का उपयोग करता है। गुणात्मक शोध में समुदाय के सदस्य के साथ केस स्टडी और साक्षात्कार शामिल है। मात्रात्मक अनुसंधान में सर्वेक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकीय विश्लेषण, डेटा विश्लेषण भी हो सकता है, ठीक है, और मॉडल निर्माण शामिल है।
एक सामान्य अभ्यास, समस्या और मूल्यांकन मापदंड को परिभाषित करना, विकल्पों की पहचान, मूल्यांकन और तदनुसार एक निश्चित नीति की सिफारिश करें। सर्वोत्तम एजेंडा का प्रचार एक प्राथमिक मूल्यांकन और एक पश्च मूल्यांकन द्वारा नीतियों के सावधानीपूर्वक बैकरूम विश्लेषण का उत्पाद है। तो देखिए, इसमें बताया गया है जो नीति विश्लेषण है ये गुणात्मक विधियों और मात्रात्मक विधियों दोनों का प्रयोग करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक का तात्पर्य है जहाँ पे गुण देखे जाए, क्वालिटी देखी जाए, ठीक है, और मात्रात्मक का तात्पर्य है जहाँ पर मात्रा देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और देखिए, जहाँ पर हम बात करते हैं गुणात्मक शोध में जो होता है ना, वहाँ समुदाय के सदस्यों के साथ जो केस स्टडी और साक्ष्यात्मक होते हैं, मतलब केस स्टडी और आपसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, और मात्रात्मक की बात करें तो इसके अनुसार इसके अंदर अनुसंधान, ठीक है, और सर्वेक्षण अनुसंधान शामिल होते हैं। अनुसंधान से मतलब है रिसर्च यहाँ पर, ठीक है जी। और अगर आप बात करते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान, तो सर्वेक्षण अनुसंधान से तात्पर्य है सर्वे रिसर्च, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इसको हम डेटा विश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे उच्चतम एजेंडा रहता है ना, वो प्रचार का रहता है, ठीक है जी। तो देखिए, नॉर्मल सी बात ये है, जो नीति विश्लेषण के अंदर ये जो क्रियाविधि होती है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है, ठीक है। और गुणात्मक में अगर हम बात करते हैं तो समुदाय के सदस्यों के साथ जो केस स्टडी होती है या फिर इंटरव्यू शामिल होता है, ठीक है जी। और अगर हम मात्रात्मक की बात करते हैं तो इसके अंदर रिसर्च और जो सर्वे रिसर्च होती है एक्सेट्रा शामिल होती है, और इसीलिए हम इसको डेटा विश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है जी। और यहीं पर अगर हम सर्वोच्चतम मतलब सबसे ऊपर ही एजेंडे की बात करें तो इसके अंदर प्रचार शामिल होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम जो नीति है, पॉलिसी है, या नीति सर्वेक्षण है, या नीति विश्लेषण है, ठीक है, उसकी कुछ समस्याओं के विषय में बात करने वाले हैं, या कह सकते हैं आलोचनाओं के विषय में बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की नीति निर्माण का कार्य ऊपरी स्तर पर होता है जो जमीनी स्तर की समस्याओं से अपरिचित होते हैं। ऐसे में नीति के उद्देश्य व क्रियान्वयन में भेद के कारण नीति अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती। नीति निर्माण पूर्व सलाह व परामर्श प्रक्रिया में वांछित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और ना ही विकल्पों पर चर्चा होती है। एक बड़े समूह की मान्यता यह भी है कि नीति निर्माण में अशिक्षित लोगों की संलिप्तता तथा पुरानी व लचर नीतियों का ही पालन करना नीति निर्माण की सबसे बड़ी खामी है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सी बातें ये बताई गई हैं। जो नीति निर्माण का काम होता है ना भारत के अंदर, वो ऊपरी लोग करते हैं, जो ये जानते ही नहीं कि ज़मीन पे क्या चल रहा है, उन पे क्या समस्याएं चल रही हैं, इसको समझते ही नहीं वो कभी, ठीक है। तो इसलिए वो अपने हिसाब से नीति बना देते हैं और वो कभी नीति अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाती, ठीक है। और वो कहते हैं कि नीति निर्माण से पहले जो सलाह लेनी होती है, परामर्श करना होता है, वो वांछित लोगों से नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब वांछित से आप यूँ समझिए, जो इच्छुक होते हैं, जो अभिलाषी होते हैं, उन लोगों से कोई भी चर्चा नहीं की जाती, ठीक है, और ना ही कोई विकल्प रखा जाता है। तो ये भी इसकी कमी बताते हैं। और अंत में बोलते हैं, जो ये जो नीति है ना, कुछ लोगों का मानना है जो नीति है ये अशिक्षित लोगों द्वारा नहीं निभाई जा सकती और ये पुरानी परंपरा के द्वारा ही चलती आनी चाहिए, ठीक है। उन लोगों का ऐसा मानना है। तो वो कहते हैं ये सबसे बड़ी कमी है, ऐसा नहीं है, आपको अशिक्षित लोगों से भी ज़मीनी स्तर के पूछना चाहिए, ठीक है जी, और पुरानी परंपराओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर नहीं आई है, 1-2 बारी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी। हालांकि जो शब्द थे काफ़ी मुश्किल थे, समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जैसे मैंने भी प्रयास किया है आपको समझाने का, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।